नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज के इस शानदार वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उन प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कुल मिला के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, शानदार होने वाला है, मिस मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज की वीडियो में है। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न ही आपका रेलवे से संबंधित है, रेल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है? सद्भावना एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, सुशासन एक्सप्रेस या बंध एक्सप्रेस? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से ऑप्शन नंबर जो बी आपका है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, इसका राइट आंसर। जी हाँ, समझौता एक्सप्रेस जो है ये 22 जुलाई 1976 को शुरू हुई थी। मात्र 43 दिन ये ट्रेन चली थी। ये ट्रेन शिमला समझौते के तहत चलाई गई थी। शिमला समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा हूं ना, इनको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ऑप्शन पे हम ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस। सुशासन एक्सप्रेस, सुशासन एक्सप्रेस जो है ये ग्वालियर और गोंडा के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है सुशासन एक्सप्रेस। ठीक है, सद्भावना के बारे में आप जानते ही हैं, दिल्ली तक जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका की खोज निम्न में से किसने की? ठीक है, कोशिका से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्ड डाल दिया है जीवित कोशिका, मतलब लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल, लिविंग कह देने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, लिविंग सेल, डेड सेल, दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जीवित कोशिका की खोज निम्न में से किसने की? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन और स्वान या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की खोज की थी। कब? 1674 में। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 1674। ठीक है, माइक्रोस्कोप नीचे जीवित कोशिका को देखने वाले पहले व्यक्ति एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक थे। उन्होंने 1674 में शैवाल स्पाइरोगाइरा का वर्णन किया था। ठीक, अच्छा अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक पहला ऑप्शन। ठीक है, को आपसे जब पूछा जाए क्वेश्चन में कि कोशिका की खोज किसने की, मात्र इतना अगर कहा जाए, जीवित या मृत ना कहा जाए, केवल कहा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो आपको रॉबर्ट हुक पे टिक करना है। 1665। ठीक है, 1665 में, 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। लेकिन कौन सी कोशिका? डेड सेल की, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। एक ऑप्शन और है स्लाइडेन और स्वान। तो कोशिका सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है? प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशरकोर बीमारी हो सकती है। ठीक है, क्वाशरकोर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, आप विटामिन डी आप जानते ही हैं। ठीक है, एनीमिया, खून की कमी आयरन की वजह से। ठीक है, रक्त अल्पता आयरन की कमी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 62 और 65। जी हाँ, उच्च न्यायालय के जो होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 62 वर्ष होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी आपका है ना, 62 वर्ष, इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान समय में आईसीसी का चेयरमैन कौन है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीसी या बीसीसीआई, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। तो जय शाह, ये आपको ध्यान में रखना है। जय शाह जो है ये आईसीसी के वर्तमान में नए चेयरमैन हैं।
ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने वाले आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने वाले जैसा पहले व्यक्ति हैं। मात्र 36 साल उम्र है इनकी। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन की अगर बात करें तो ग्रेग बार्कले जो है ये जैसा के पहले थे। ठीक है, लगातार 2 बार तक इन्होंने क्या किया, आईसीसी का चेयरमैन पद संभाला। ठीक। अगला प्रश्न है कि बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मनरेगा में एन का मतलब क्या है। ठीक है, डीआरडीओ में डी का मतलब क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या अभिप्राय है। कैलीमेट, ठीक है, क्लोरीन, कफ या कैल्शियम। क्लोरीन, कफ, कैल्शियम तो होगा नहीं क्योंकि एक टीका है। तो कैलमेट। ठीक है, कैलमेट ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है कैलमेट। कैलमेट जो है ये बीसीजी टीके में जो सी शब्द है ना उसका अभिप्राय है। अच्छा, पूरा आपको बता देते हैं कि बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है। बैसिलस कैलमेट जेनेरिन। ठीक है, यह एक टीका है, मुख्यतः टीबी बीमारी की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। असम को पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, काशी के नाम से, मत्स्य के नाम से, पाटलिपुत्र या कामरूप के नाम से। ठीक है, तो असम को पहले हम कामरूप के नाम से जानते थे। किस नाम से, कामरूप के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है पाटलिपुत्र, वर्तमान समय आपका पटना है। ठीक है, काशी जानते ही हैं, वाराणसी। ठीक है। मत्स्य क्या है ये आपको बताना है। जी हाँ, ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, सब कुछ हम ही बता दें। क्या कुछ आप भी बताइए। मत्स्य, प्राचीन काल में मत्स्य किसे कहा जाता था। ठीक है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। भूलिएगा नहीं, इसको आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि प्राचीन काल में मत्स्य किसे कहा जाता था। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 22 दिसंबर, ये ध्यान रखना है आपको, 22 दिसंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगीतकार का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के जो नवरत्न है ना उनके बारे में आपको डिटेल में जानना है। किसको क्या पद मिला था, कौन क्या करता था। ठीक है, किसका मूल नाम क्या था, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तानसेन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है तानसेन। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे है आर डी बर्मन। आर डी बर्मन को पंचमदा के नाम से जानते हैं। बिरजू महाराज का मूल नाम क्या है। ब्रिजमोहन मिश्रा। बिंदादीन, कालिका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं बिरजू महाराज। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की कितनी दूरी होती है। तो ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन आ गया, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1676, 1686, 1696 या 1796, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1676 एमएम। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु होती है, अंडाणु होती है, तंत्रिका होती है, यकृत होती है, कहाँ पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, शुक्राणु में पाई जाती है। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, नर या मादा, मेल या फीमेल। जी हाँ, ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है अंडाणु। अंडाणु, ओवम जिसको आप कहते हैं, ओ भी एम, ओवम। ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है। तो फीमेल का जो ओवम होता है ना, ये सबसे बड़ी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका की बात करें जो है, तो तंत्रिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी। तो तीनों चीज मैंने आपको बता दी ना, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन निम्न में से कौन है। राजधानी एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है। ठीक है, हाँ,
डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है। लगभग 30 मिनट में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। 82 घंटे 30 मिनट कितने दिन हो गए मेरे भाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आपका गणित कितना मजबूत है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। लक्षद्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में, पांडिचेरी में या कोलकाता में? कहाँ है ये है अंडमान द्वीप समूह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। अंडमान द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है कि 500 रुपए के भारतीय नोट के पीछे किस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर छपी हुई है? देखिए, नोट पे जो तस्वीरें छपी हुई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आता है। इसे पूरा डिटेल में मैंने नीचे बता दिया है। ठीक है, चर्चा भी मैं आपसे अभी करता हूँ आगे जो है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि 500 रुपए के भारतीय नोट के पीछे किस ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर छपी हुई है। ठीक है, तो वो ऐतिहासिक स्थल आपका है कौन सा? लाल किला। जी हाँ, 500 रुपए के नोट के पीछे कौन सा ऐतिहासिक स्थल छपा हुआ है? लाल किला। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसका राइट आंसर है। अब बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, देखिए 10 रुपए के नोट पर जो है सूर्य मंदिर की तस्वीर है। सूर्य मंदिर, ठीक है, हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए का जो नोट है उस पे एलोरा पे गुफाएं हैं। एलोरा पे गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है, वो चित्रित हैं। 50 रुपए की नोट पर जो है हम्पी है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। 100 रुपए पर रानी की बाप राजस्थान में है। ठीक है। 200 रुपए पर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है। 500 रुपए पर लाल किला दिल्ली में है। ठीक है। और 2000 रुपए पर चंद्रयान। 2000 रुपए चलन में अब नहीं है लेकिन बंद नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, बंद नहीं हुआ है, चलन में नहीं है लेकिन बंद नहीं हुआ है। हाँ, दोनों बातें हैं। तो चंद्रयान। ठीक है। ठीक, तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय गायन से, लोकगीत से या लोक नृत्य से? रुक्मिणी देवी अरुंडेल की बात अगर होगी तो शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से था। उन्होंने भरतनाट्यम की जो साधिर शैली है ना उसके प्रोत्थान के लिए उनको जाना जाता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। ठीक, अगली बात जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में कि आपने मद्रास, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया? रुक्मिणी देवी अरुंडेल। जी हाँ, भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 1956 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1967 में आपको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे से संबंधित है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर जो बी है जबलपुर, इसका राइट आंसर है। देखिए, जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ये तीन जो है पश्चिम मध्य रेलवे से सेवित हैं। इसमें 3 संभाग जबलपुर, भोपाल, कोटा ये आते हैं। 3 संभाग मिल करके जबलपुर, 3 संभाग मिल करके जो है ये पश्चिम मध्य रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि चिप्स के बैग में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स का बैग बड़े चाव से आप खरीदते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, तोड़ते हैं उसको। तोड़ते हैं मतलब उसको आप क्या करते हैं? फाड़ते हैं, और फाड़ते ही क्या हो जाता है? फुश, हवा निकल जाती है। देखने में लगता है ढेर सारा है, और जब हवा निकल गई तो बचता है कितना है? मुट्ठी में भी नहीं आ सकता वो। हाँ, तो चिप्स के बैग में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि लाल बक्स की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? उपाधियों से क्वेश्चन निश्चित तौर पे मेरे भाई पूछा जाता है, इसे आपको दोहरा लेना है। ठीक है, लाल बक्स की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाल बख्श का मतलब लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम राजवंश का संस्थापक था। ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे सी आया है, रजिया के बारे में आप जानते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, प्रोपेन या मीथेन, किसका इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एसिटिलीन का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली? आप में से बहुत सारों को ध्यान किधर चला जाएगा? मध्य प्रदेश पे चला जाएगा। जी नहीं, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा, जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा राज्यों से लगती हैं, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है। आइए हम टोटल डिटेल में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 4433 किलोमीटर है। ठीक है। अगर आपने कापी कलम लेकर आप नहीं बैठते हैं तो मैं जब भी पढ़ाना स्टार्ट करूं तो कापी कलम लेकर जरूर से बैठा करिए और एक एक तथ्यों को आप नोट करते जाया करिए उसको। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं मेरे भाई। आपको अपना दोस्त, अपना हितैषी, जो भी समझ लीजिए, आप समझ करके आपको बताता हूँ। ये चीजें आप राइट डाउन करते जाइए, नोट करते जाइए, कापी पे आपके बहुत काम आएगी मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो जिस दिन वीडियो डिलीट हो जाएगा किसी कारणवश फिर पछताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल सीमा कितनी है? 4433 किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये भी प्रश्न आपके जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। ये एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक का मतलब क्या है? जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है। और ये एक तरफ से नेपाल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले, 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम हैं, 822 सामुदायिक विकास खंड हैं और 437 नगर पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो आपको भी उबाऊपन लगेगा, उब जाएंगे आप। इसलिए ज़्यादा नहीं, 20-20 क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो के साथ मेरे साथ कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे अगर, तो फायदा समझ में आएगा। ठीक, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।